हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल राधे अकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि यूजीसी नेट हिंदी साहित्य दिसंबर 2024 के लिए जो हमारी वीडियो क्लासेस चल रही हैं, उनमें अभी हम बात कर रहे हैं यूनिट 5 हिंदी कविता की। ठीक है दोस्तों? तो हिंदी कविता की जो श्रृंखला हम लेकर चल रहे हैं, उसमें अब तक हमने समता आधुनिक कविताओं को लेकर चले हैं, जिनमें से अब तक हमने आधुनिक कविता में सुमित्रानंदन पंत और निराला, महादेवी वर्मा और नागार्जुन और अग्गे, इनकी जो भी कविताएँ लगी हुई थी हमारे यूजीसी नेट में यूनिट 5 में, उन कविताओं की बात हमने कर ली है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे भवानी प्रसाद मिश्र की जो कविताएँ हैं, गीत परोस और सतपुड़ा के जंगल, ये हमारे सिलेबस में हैं। तो हम आज इनसे जुड़े हुए तथ्य देखेंगे और साथ में मूल पाठ का अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों? तो आइए हम देखते हैं। दोस्तों, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मददगार साबित हो रहे हों या लग रहे हों, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और आपके जो भी हिंदी के ग्रुप हों, उनमें शेयर कीजिए। तो इसी प्रकार से मैं आगे और मोटिवेट होऊँगा और अच्छे से हो सके तो आपकी सहायता करने में मददगार साबित होऊँगा। आइए देखते हैं दोस्तों अपनी कविताओं पर। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो आज हम बात करेंगे भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविताएँ, ठीक है? सबसे पहले भवानी प्रसाद मिश्र कौन हैं? तो ये प्रगतिवाद के बाद जब नई कविता शुरू होती है, तो नई कविता के ये कवि हैं और ये दूसरे सप्तक के माध्यम से नई कविता में अपनी एंट्री करते हैं। ठीक है दोस्तों? दूसरा सप्तक जिसका दूसरा सप्तक कब आया था? तो वो 1951 में आया था, जिसमें 7 कवि थे। तो आपको पता होना चाहिए उसमें कौन-कौन से कवि हैं। तो उसमें शमशेर जी हैं, शमशेर बहादुर मिश्र और भवानी प्रसाद मिश्र हैं। भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हैं, हरिनारायण व्यास। दोस्तों, अगर आपके तैयारी, क्योंकि अब एग्ज़ाम का अंतिम टाइम है, तो अगर आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि अगर कोई भी तथ्य आता है, तो उससे जुड़े हुए जो अन्य तथ्य हैं, वो भी आपके दिमाग में आने चाहिए, ठीक है? एक अच्छी तैयारी इसी प्रकार की होती है। तो दूसरे सप्तक में हमारे 7 कवि हैं, शमशेर, भवानी, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास और नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय। ठीक है दोस्तों? तो ये हमारे 7 कवि हैं, जो दूसरे सप्तक के माध्यम से एंट्री करते हैं। तो आइए, सबसे पहले हम भवानी प्रसाद मिश्र जी के बारे में जानेंगे, उसके बाद उनकी कविताओं पर चलेंगे। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी के बारे में देखिए, सबसे पहला बिंदु है, वह है कि 1952 से 1955 तक वे हैदराबाद में कल्पना मासिक पत्रिका के संपादक रहे हैं। ठीक है दोस्तों? तो कल्पना पत्रिका से इनका भी संबंध है, ये आप ध्यान रखिए। दोस्तों, एक बात और बता दूँ, कल्पना पत्रिका से 2 महान लेखकों का और जुड़ाव रहा है, जिसमें एक निराला हैं, निराला का भी जुड़ाव कल्पना पत्रिका से रहा है और साथ में जो मुक्तिबोध हैं, उनका भी जुड़ाव इससे रहा है, ठीक है? तो ये बात भी आप ध्यान रखना, मुक्तिबोध भी, ठीक? तो 1952 से 1955 तक वे हैदराबाद में कल्पना मासिक पत्रिका के संपादन किया है, ठीक है? भवानी प्रसाद मिश्र जी ने। नेक्स्ट बिंदु है कि 1956 से 1968 तक उन्होंने आकाशवाणी में संचालन का कार्य किया है, ठीक है? यानी आकाशवाणी से भी वे जुड़े रहे हैं, जो वे 1956 से लेके 1958 तक आकाशवाणी का भी उन्होंने संचालन किया है। दोस्तों, एक बात बता दूं भवानी प्रसाद मिश्र जी के बारे में कि ये गांधी से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे, गांधीवादी विचारधारा से। तो गांधी का इन पे बहुत प्रभाव देखा जा सकता है। इसी क्रम में वे गांधी प्रतिष्ठान, गांधी स्मारक निधि और संघ सेवा सर्व संघ सेवा संघ से भी वे जुड़े रहे। यानी जो गांधीवादी जो विचारधारा की जो भी संस्थाएं हैं, ये गांधी प्रतिष्ठान, गांधी स्मारक निधि और सर्व सेवा संघ, इनसे भी इनका जुड़ाव है, ठीक है? हाई स्कूल पास करने से पहले भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं हिंदू पंच नामक पत्रिका में प्रकाशित हो चुकी थीं। अगर आप भवानी प्रसाद मिश्र जी के बारे में बात करें, तो इन्होंने हाई स्कूल जब तक इनकी हो नहीं पाई थी, इन्हें हाई स्कूल पास होने से पहले ही इनकी कविताओं का एक प्रकाशन होता है, जो हिंदू पंच नामक पत्रिका से होता है। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट है कि 1951 में वे दूसरा सप्तक हिंदी के कवियों के साथ जुड़ गए। ठीक है? गांधी विचारधारा के इस कवि की आपातकाल में लिखी गई कविताएं
त्रिकाल संध्या के नाम से प्रकाशित हुई। ठीक है दोस्तों, जब आपातकाल लगा तो आपातकाल में जो कवि थे इनकी कविताएं, जिसमें आपातकालीन जो दौर रहा उसमें जो प्रमुख कवि हैं उसमें आप दुष्यंत कुमार को देखिए, जिन्होंने गज़लों के माध्यम से साहित्य में या आपातकाल का विरोध किया। रघुवीर सहाय के पूरे संपूर्ण काव्य में आपको इसी प्रकार की चेतना मिलेगी। और भवानी प्रसाद मिश्र हैं, उनकी भी जो कविताएं हैं आपातकाल के ऊपर लिखी गई हैं, उनका संकलन किसमें हुआ है? त्रिकाल संध्या नामक उनकी जो काव्य संग्रह है उसमें हुआ है। ठीक है, इनका प्रथम संग्रह गीत फरोश नई शैली, नई उद्भावनाओं और नए पाठ प्रवाह के कारण अत्यंत लोकप्रिय हुई हैं। कहानीकार उदय प्रकाश ने उन्हें कविता का गांधी भी कहा है। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान से देखिए, क्योंकि जो उपनाम दिए जाते हैं लेखकों को वो अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो कहानीकार उदय प्रकाश ने इन्हें कविता का गांधी कहा है। ठीक है, कविता का गांधी ने किसने कहा है? तो उदय प्रकाश ने कहा है। साथ में उदय प्रकाश जी के बारे में एक और तथ्य है, उसे आप जोड़ लीजिए कि उदय प्रकाश जी ने खुद को गांधी का बेटा कहा है। ठीक है, गांधी का बेटा, इन्होंने खुद को तो गांधी का बेटा कहा है, लेकिन जो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं इनको कविता का गांधी कहा है। ठीक, उन्होंने ताल ठोंककर कवियों को नसीहत दिया था, यानी उन्होंने कवियों के संबंध में ये बात कही थी कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और इसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। ठीक है, तो ये पंक्ति इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अब हम बात करें दोस्तों उनकी रचनाएं क्या क्या रही हैं कविता संग्रहों में। तो उनके प्रमुख कविता संग्रह देखिए, तो सबसे पहले है गीत फरोश, जो उनका पहला कविता संग्रह है जिसका प्रकाशन 1956 में हुआ था। फिर है चकित हैं दुख 1968, फिर है अंधेरी कविताएं 1968, गांधी पंचसती 1969। ठीक है दोस्तों, जो गांधी पंचसती है, इन्होंने गांधीवाद से जो कविताएं जुड़ी हुई थी, गांधीवाद से यानी गांधीवाद विचारधारा से जो भी कविताएं थी, तो उनका संकलन उन्होंने गांधी पंचसती में किया है, जिसमें लगभग 500 कविताओं का संकलन है। ठीक है दोस्तों, तो ये तथ्य भी आप ध्यान रखना कि इसमें 500 कविताओं का संकलन किया गया है। फिर है बनी हुई रस्सी, जिसका प्रकाशन 1971 में हुआ था, और बनी हुई रस्सी है ये इनका प्रमुख काव्य संकलन है, जिस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है 1972 में। ठीक है दोस्तों, तो बनी हुई रस्सी पर 1972 में इन्हें एक साल बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। फिर है खुशबू के शिलालेख, जिसका प्रकाशन वर्ष 1973 है। फिर है व्यक्तिगत 1974, परिवर्तन जिए 1976, अनाम तुम आते हो 1976, इदम न मम 1977, ये भी इनका महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है, इसको भी आप ध्यान रखिए। फिर है त्रिकाल संध्या 1978, जिसमें आपातकालीन संबंधी कविताएं इनकी हैं। वो कौन सा है? त्रिकाल संध्या है। ठीक है, आपातकालीन संबंधी जो भी कविताएं हैं उनकी वो उसमें है। फिर है कालजयी, यह इनका खंड काव्य है, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा, जिसका प्रकाशन 1978 में हुआ। फिर है उनका शरीर कविता फासले और फूल 1980, मानसरोवर दिन 1981, संप्रति 1982, नीली रेखा तक 1984। ठीक है दोस्तों, तो ये इनके प्रमुख कहानी काव्य संग्रह हैं, तो इनको आप ध्यान रखिए। और साथ में दोस्तों इनके प्रकाशन वर्षों को भी ध्यान रखिए, क्योंकि ये लेखक महत्वपूर्ण हैं, और इन लेखकों के ये काव्य संग्रह अक्सर परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं। इनमें से 4 या 5 आपको दे देगा और उनको बोलेगा कि आप प्रकाशन वर्ष के हिसाब से क्रम से लगाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, तो इनके प्रकाशन वर्ष आप ध्यान रखिए। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। गीत फरोश 1956, पहला काव्य संग्रह इनका गीत फरोश है, जो 1956 में प्रकाशित होता है। चकते हैं दुख 1968, अंधेरी कविताएं 1968, गांधी पंचसती 1969, बुनी हुई रस्सी 1971, खुशबू के शिलालेख 1973, व्यक्तिगत 1974, परिवर्तन जिए 1976, अनाम तुम आते हो 1976, इदम न मम 1977, त्रिकाल संध्या 1978, कालजयी 1978, शरीर कविता फासले और फूल 1980, मानसरोवर दिन 1981 और संप्रति 1982, नीली रेखा तक 1984। ठीक है दोस्तों, तो ये इनके प्रमुख काव्य संग्रह हुए। अब हम बात करते हैं जो हमारे सिलेबस में उनकी गीत फरोश कविता लगी हुई है। एक उनकी कविता गीत फरोश लगी हुई है, एक सतपुड़ा के जंगल। तो पहले हम गीत फरोश पर बात करें, तो ये गीत फरोश कविता है, ये इस नाम से उनकी कविता भी है, जिसका प्रकाशन 1949 में होता है, और ये इनका काव्य संग्रह भी है। ठीक है दोस्तों, यानी गीत फरोश नाम से इनका काव्य संग्रह भी है, जिसका प्रकाशन 1956 में होता है। ठीक है,
तो ये 2 बातें आप ध्यान रखिए। गीत फरोश अगर कविता का प्रकाशन वर्ष पूछे तो वह 1949 है, और अगर वहीं गीत फरोश काव्य संग्रह की बात करें तो 1956 है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों अंतर आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपका गलत भी हो सकता है। ठीक, अब नेक्स्ट बिंदु है हमारा कि गीत फरोश कविता संग्रह है, इसके संबंध में देख लीजिएगा कि इसमें कुल 67 कविताओं का संकलन हुआ है। ठीक है, गीत फरोश जो इनकी कविता संग्रह है, इसमें 67 कविताओं का संकलन हुआ है, और यह अंतिम कविता है। ठीक है, और ये जो गीत फरोश कविता है, ये सबसे अंतिम कविता है, और ये कविता संग्रह के संबंध में बताया गया है कि ये इनके दादाजी को समर्पित है। ठीक है, यानी दादाजी को इन्होंने ये समर्पित की है। ठीक, अब है गीत फरोश का। अगर आप बात करो गीत फरोश का मतलब क्या है, तो वह है बेचने वाला। ठीक है, यानी गीत बेचने वाला। ठीक, फरोश का मतलब होता है बेचने वाला, और गीत फरोश का अगर आप पूरा अर्थ लेंगे तो वो है गीत बेचने वाला। ठीक, तो कवि ने अपनी कविता की पृष्ठभूमि के विषय में स्वयं कहा है, यानी जो गीत फरोश है इसका भाव यही है, यानी गीत बेचने वाला। तो जब गीत बेचने वाले के संबंध में जब कवि ने इस पृष्ठभूमि को स्वयं बताया है और कहा है, ये देखिए कि यह गीत फरोश शीर्षक कविता हंसाने वाली मैंने बहुत तकलीफ से लिखी थी। मैं पैसे को महत्व नहीं देता, लेकिन पैसा बीच-बीच में अपना महत्व स्वयं प्रतिष्ठित करा लेता है। ठीक है? मुझे अपनी बहन की शादी करनी थी, पैसा मेरे पास नहीं था। तब मैंने कलकत्ते में बन रही फ़िल्म के लिए गीत लिखे। गीत अच्छे लिखे गए, लेकिन मुझे दुःख इस बात का था कि मैंने पैसे लेकर गीत लिखे। ठीक है दोस्तों? तो कवि जब फ़िल्मी दुनिया से जुड़ते हैं, जब जो भवानी प्रसाद मिश्र हैं, जब वो फ़िल्मी समाज से जुड़ते हैं, यानी फ़िल्मी दुनिया से जुड़ते हैं, तब उन्होंने फ़िल्मों में अपने गीत लिखे हुए थे। तो वो गीत उन्होंने एक प्रकार से उन्हें बेचे थे, ठीक है? और बेचने उन्हें इसलिए पड़े थे क्योंकि जो भवानी प्रसाद हैं, वो मानते हैं कि जो कविता करना है, ये लेखक की व्यक्तिगत इच्छा है, उसकी स्वायत्त इच्छा है। इसमें अगर वो अपने इस हुनर को बेचता है, तो इसमें ये उसका अपमान ही होता है, ठीक है? तो वो बताते हैं कि मैं थोड़ा तकलीफ में था, मुझे अपनी बहन की शादी करनी थी, पैसों की दिक्कत थी, इसीलिए मुझे अपने ये गीत बेचने पड़े। ठीक? तो इसी संबंध में उनकी ये कविता है। आइए अब हम कविता पाठ करते हैं। देखिए कि जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, कविता में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको मैंने बोल्ड कर रखा है, हाइलाइट किया हुआ है, तो आप उन तथ्यों को भी अपने नोट करते चलिए। ठीक? तो देखिए कि जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह-तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म-किस्म के गीत बेचता हूँ। जी, माल देखिए, दाम बताऊँगा, बेकाम नहीं है, काम बताऊँगा। यानी वो कहते हैं, जी पहले आप मेरे गीतों को देखिए, यानी मेरे माल को देखिए, तब मैं दाम बताऊँगा, और ये बेकाम नहीं है। अगर आपको ये बेकाम लगें, बिना किसी काम के लगें, तो मैं इनका आपको काम भी बता दूँगा। कुछ गीत लिखे हैं बस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। यानी कुछ गीत मैंने इसमें से मस्ती में लिखे हुए हैं ऐसे ही, और कुछ गीत पस्ती का मतलब होता है तकलीफ, ठीक है? तो ये मैंने कुछ तकलीफ में भी लिखे हुए हैं। यह गीत सख्त सरदर्द भुलाएगा, यह गीत पिया को पास बुलाएगा। यानी अगर आपको कोई गम है, यानी ये गीत सख्त सरदर्द भुलाएगा। अगर आपको कोई गम है, कोई दुःख है, तो ये गीत आपको वो भुला देंगे। और अगर आपको पिया को पास बुलाना है, अगर कोई प्रेमी है, प्रेमिका है, अगर कोई प्रेमिका है, उसे अपने प्रेमी को पास में बुलाना है, तो उसके भी ये काम गीत आएँगे। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर पीछे-पीछे अक्ल जगी मुझको। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, जी आप न हो सुनकर ज़्यादा हैरान। यानी पहले तो कवि कहता है कि पहले तो इस काम में मुझे शर्म लगी कि मैं अपने गीत बेच रहा हूँ, लेकिन पीछे-पीछे अक्ल जगी मुझको। यानी फिर मुझे भास हो गया कि कोई बात नहीं, अब जो कवि कर्म है, वो इसी प्रकार से चल रहा है। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, जी आप ना हो सुनकर ज़्यादा हैरान। यानी लोगों ने तो अपने ईमान बेच दिए हैं, मैं तो फिर भी अपना जो श्रम है वही बेच रहा हूँ, अपने स्वलिखित गीत बेच रहा हूँ। लोगों ने तो ईमान बेच दिए हैं, ये सुनकर आप हैरान न हों। मैं सोच समझ कर आखिर अपने गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। ठीक? नेक्स्ट देखिए कि यह गीत सुबह का है, गाकर देखें, यह गीत गज़ब का है, ढाकर देखें, यह गीत ज़रा सूने में लिखा था, यह गीत वहाँ पुणे में लिखा था। ठीक? तो यानी ये गीत सुबह के हैं, गाकर देखिए, ये गज़ब के हैं, इन्हें ढाकर देखिए, यानी अपनी लय में गाइए। यह गीत ज़रा सूने में लिखा था, यह गीत वहाँ पुणे में लिखा था। यानी जो पुणे है, पुणे से संबंध है पुणे, जो मुंबई का एक शहर है पुणे, उसी में बताया है कि ये गीत मैंने पुणे में लिखे हुए हैं। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, इसमें से पूछ सकता है
कि जो भवानी प्रसाद की कविता गीत फरोश है उसमें किस शहर का नाम आया है, तो वह पुणे शहर है, इसे आप ध्यान रखिए। यह गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है, यह गीत बढ़ाए से बढ़ जाता है। यह गीत भूख और प्यास भगाता है, जी यह मसान में भूख जगाता है। यह गीत भुवाली की हवा हुजूर, यह गीत तपेदिक की दवा है हुजूर। यानी जो कवि है वो कह रहा है, भवानी प्रसाद मिश्र जी कह रहे हैं कि यह गीत भुवाली की हवा है हुजूर, यह गीत तपेदिक की दवा है हुजूर। यानी अगर आपको बुखार है, तपेदिक माने बुखार या परेशानी होती है, अगर आपको पीड़ित हैं तो उसमें ये दवा का काम भी करेंगे। मैं सीधे साधे और अटपटे गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। नेक्स्ट है कि जी और गीत भी हैं दिखलाता हूँ, जी सुनना चाहें आप तो गाता हूँ, जी छंद और बेछंद पसंद करें, जो अमर गीत और बेजो तुरंत मरें। यानी ये गीत हैं, इनमें मैं अगर आपको पसंद ना आए तो मैं गाकर भी सुना सकता हूँ। अगर आपको छंद वाले गीत चाहिए या बेछंद वाले गीत चाहिए, आप अपने हिसाब से पसंद कर लीजिए। जी अमर गीत और वे जो तुरंत मरें। ना बुरा मानने की इसमें क्या बात, मैं पास रखे हूँ कलम और दवात। यानी अगर आप बुरा मत मानिए, अगर आपको ये वाले गीत अच्छे नहीं लग रहे, तो मेरे पास कलम और दवात यानी मेरे पास पेन और जो कागज़ है वो साथ में है। अगर आप कहें तो मैं तुरंत गीत लिख सकता हूँ। इनमें से भाई नहीं लिख दूँ, इन दोनों की इन दिनों की दोहरा है कवि धंधा, हैं दोनों चीज़ें व्यस्त कलम कंधा। यानी वो उस समय के कवियों को रेखांकित भी कर रहे हैं कि इन दिनों की दोहरा है कवि धंधा। इन दिनों जो कवि का जो धंधा है वो दोहरा हो गया है। हैं दोनों चीज़ें व्यस्त कलम कंधा। कुछ घंटे लिखने के, कुछ फेरी के, जी दाम नहीं लूँगा इस देरी के। मैं नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। नेक्स्ट है कि जी गीत जन्म का लिखूँ, मरण का लिखूँ। अब ये गीत किस-किस तरह के लिख सकते हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि जी गीत जन्म का लिखूँ, मरण का लिखूँ, जी गीत जीत का लिखूँ, शरण का लिखूँ। यह गीत रेशमी है या खादी का, यह गीत पित्त का है या वादी का। कुछ और डिज़ाइन भी हैं ये इल्मी, ये लीजिए चलती चीज़ नई फ़िल्में। ये सोच-सोच कर मर जाने का गीत, यह दुकान से घर जाने का गीत। जी नहीं दिल लगी कि इसमें क्या बात, मैं लिखता ही तो रहता हूँ दिन-रात। यानी वो बता रहे हैं कि इसमें मैं दिल लगी थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो दिन-रात लिखता हूँ, मेरे पास तो हर प्रकार के गीत हैं। दो तरह-तरह के बन जाते हैं गीत, ये रूठ-रूठ कर मन जाते हैं गीत। जी बहुत ढेर लग गया हटाता हूँ, गाहक की मर्ज़ी अच्छा जाता हूँ। मैं बिल्कुल अंतिम और दिखलाता हूँ, या भीतर जाकर पूछ आइए आप। है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप, क्या करूँ मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। अंत में कवि ये भी कह रहा है कि या भीतर जाकर पूछ आइए आप, हैं गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप, क्या करूं मगर लाचार हार के गीत बेचता हूं। यानी वैसे तो गीत बेचना, यानी वैसे तो मुझे ये काम करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करूं मैं लाचार हूं, पैसे की ज़रूरत है इसलिए मुझे अपने गीत बेचने पड़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारी गीत फरोश जो कविता है उसका हमने पाठ कर लिया। अब हम नेक्स्ट कविता है जो भवानी प्रसाद मिश्र जी की, वह है सतपुड़ा के जंगल। अब हम इस पर बात करेंगे। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले जो सतपुड़ा के जंगल जो कविता है इसका प्रकाशन वर्ष 1939 है, ये आप ध्यान रखिए। और ये गीत फरोश जो काव्य संग्रह है उनका, जिसका प्रकाशन वर्ष अभी हमने देखा 1956 है, तो उसमें किया गया है संकलन। ठीक है दोस्तों, तो काव्य संग्रह गीत फरोश है। कवि ने इसे बैतूल शहर के सोनाहारी पहाड़ पर बैठकर लिखा है। तो ये आप ध्यान रखिए कि ये कवि ने इसमें अपने बताया है कि बैतूल शहर है, तो उसकी सोनहारी पहाड़ है, उस पर बैठ कर के ये गीत लिखा हुआ था। गोंड जनजाति का जिक्र आता है इसमें। अगर आप इस कविता की अभी हम पढ़ेंगे तो हमें इस कविता में गोंड जनजाति है उसका जिक्र आएगा इसमें। साथ ही सांप, मकड़ी, मच्छर, शेर, बाघ, मुर्गे, तीतर का जिक्र है। ठीक है दोस्तों, अब आप कहोगे कि मैं इस प्रकार से ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ पहले, तो मैं दोस्तों इसलिए बता रहा हूँ पहले, क्योंकि जो यूजीसी नेट जून 2024 वाला एग्ज़ाम हुआ था, उसमें इसी कविता से या इसी भवानी प्रसाद मिश्र जी की जो सतपुड़ा के जंगल है, इस कविता से जो एक प्रश्न आया था, कि जो सतपुड़ा के जंगल कविता है, उसमें किस वाद्य यंत्र की बात आई है, यानी कौन-सा जो बजने वाला यंत्र है,
तो उसमें किसकी बात आई है? तो इसमें एक पंक्ति में आता है कि इसमें ढोल बजने की बात कही गई है। तो उसमें ऑप्शन में एक ऑप्शन ढोल भी था और भी ऑप्शन थे बीड़ा, ढोल, डमरू। तो उसमें से ढोल ऑप्शन सही था। इस प्रकार से प्रश्न आए थे। ठीक है दोस्तों? तो आपको कविता का पाठ करते हुए उसमें अगर आपको कुछ भी प्रमुख लगे तो उस चीज़ का आप देखकर चलिए। ठीक? तो इस कविता में हमने देखा 2 विशेषताएँ हैं। एक तो इसमें गौंड जनजाति का ज़िक्र है, साथ में जो जीव-जंतु आए हैं उसमें साँप है, मकड़ी है, मच्छर है, शेर है, बाघ है, मुर्गे हैं, तीतर हैं। ठीक है दोस्तों? तो आइए देखते हैं कविता कि सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। झाड़ ऊँचे और नीचे, चुप खड़े हैं आँख मींचे, घास चुप है, कास चुप है, मूक साल पलास चुप है। ठीक है? बन सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें। यानी जो जंगल हैं, जंगलों का वर्णन वो कर रहे हैं कि इतने घने जंगल हैं जिनमें हवा भी नहीं जा सकती। अगर अगर आप इसमें घुस सकते हो तो घुसो। सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल। सड़े पत्ते गले पत्ते, हरे पत्ते जले पत्ते, वन्य पत्त को ढक रहे से, पंख दल से मले पत्ते, चलो इन पर चल सको तो, दलो इनको दल सको तो। यानी सड़े पत्ते गले पत्ते, हरे पत्ते जले पत्ते, वन्य पत्त को ढक रहे से, यानी जो जो वन का जो पथ है, यानी वन में जो रास्ता है उसको पूरा ढका हुआ है। पंख दल से पले पत्ते, यानी पंख यानी कीचड़ होता है, पंख माने, अगर आपको पता हो तो दोस्तों। पंख माने कीचड़ दल है, यानी जो कीचड़ है उससे पले पत्ते, उनमें कीचड़ में पत्ते बिछे हुए हैं। चलो इन पर चल सको तो, दलो इनको दल सको तो। ये घिनौने घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। अटपटी उलझी लताएं, डालियों को खींच खाएं, पैर को पकड़े अचानक, प्राण को कस ले कपाएं, सांप सी काली लताएं, बला की पाली लताएं। ठीक है? यानी अटपटी उलझी लताएं, यानी जो जंगल है उसमें जो बेल हैं वो इस प्रकार से अस्त व्यस्त हैं, डालियों को खींचे खाएं, यानी एक दूसरे टहनियों में वो उलझी हुई हैं। पैर को पकड़े अचानक, प्राण को कस लें कपाएं, सांप सी काली लताएं, यानी उन्होंने जो लताएं हैं उन्हें सांप सी बताया है। बला की पाली लताएं। लताओं के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। नेक्स्ट है कि मकड़ियों के जाल मुंह पर और सर के बाल मुंह पर, मच्छरों के दंश वाले दाग काले लाल मुंह पर, बात झंझा बहन करते, चलो इतना सहन करते। कष्ट से ये सने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। अजगरों से भरे जंगल, अगम गत से परे जंगल, साथ साथ पहाड़ वाले, बड़े छोटे झाड़ वाले, शेर वाले बाघ वाले, गरज और दहाड़ वाले, कंप से कनकने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। इन बनों के खूब भीतर, चार मुर्गे चार तीतर, पाल कर निश्चित बैठे, बिजन वन के नीचे, झोंपड़ी पर फूस डाले, गोंड तंगड़े और काले। यानी इन वनों में, ये जो वन है वो बहुत भीषण है, या कह लीजिए कि बहुत घने जंगल है। इन घने जंगलों में विजन वन के बीच बैठे, यानी विजन वन, यानी जो विजन यानी एक तरीके से वन को ही बोलते हैं। तो वन के बीच में झोंपड़ी पर फूस डाले, यानी झोंपड़ी बनाए हुए हैं। उस पे गोंड तंगड़े और काले, जो गोंड जनजाति के लोग हैं, तंगड़े और काले, वो भी इसमें रहते हैं। ठीक है? तो गोंड जनजाति का जिक्र इस प्रकार से आया हुआ है कि गोंड जनजाति के जो लोग हैं वो थोड़े तंगड़े और मोटे काले हैं, तो वो भी इसमें रह रहे हैं। जबकि होली पास आती, सरसराती घास गाती, और महुए से लपकती, मत्त करती बांस आती, गूंज उठते ढोल इनके, गीत इनके, बोल इनके। यानी जैसे ही होली आती है तो होली पर ये अपने जो गोंड जनजाति के लोग हैं तो ये अपने महोत्सव मनाते हैं, होली का महोत्सव। तो इसमें इनके जो ढोल की जो थाप है, यानी ढोल की जो गूंज है वह बजने लगती है। ठीक है? तो इसमें ढोल जो वाद्य यंत्र है इसकी चर्चा की गई थी, इसी से प्रश्न आया हुआ था। ठीक है दोस्तों? तो गीत इनके बोल इनके, सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। नेक्स्ट है कि लता पागल बात पागल, डांक पागल पात पागल, मत्त मुर्गे और तीतर इन बनों के खूब भीतर।
छिते तक फैला हुआ सा, मृत तक मैला हुआ सा, क्षुब्ध काली लहर वाला, मथित उथित जहर वाला, मेरु वाला शेष वाला, शंभु और सुरेश वाला, एक सागर जानते हो, उसे कैसे मानते हो। ठीक है दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए, जो शंभु और सुरेश वाला का है, यहाँ पर ये शंभु भगवान शिव से है और जो सुरेश हैं उसे आप विष्णु भगवान से जोड़ लीजिए, तो इनका भी इसमें जिक्र आया हुआ है। ठीक है, ठीक वैसे घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। धसो इनमें डर नहीं है, धसो इनमें डर नहीं है, मौत का यह घर नहीं है, उतर कर बहते अनेकों, कल कथा कहते अनेकों, नदी निर्झर और नाले, इन बनों ने गोद पाले। यानी इन बनों से होकर नदी भी गुजरती है, नाले भी गुजरते हैं। लाख पंछी 100 हिरनदल, चांद के कितने किरण दल, झूमते वन फूल फलियां, खिल रही अज्ञात कलियां, हरित दुर्वा रक्त किसले, पूत पावन पूर्ण रसमय। सतपुड़ा के घने जंगल, लताओं के बने जंगल। ठीक है दोस्तों, तो साथियों, जो भवानी प्रसाद मिश्र जी की जो कविता हमारे सिलेबस में लगी हुई थी यूनिट 5 में, तो उनकी हमने बात कर ली है। और साथ में दोस्तों, अगर भवानी प्रसाद मिश्र जी से अगर जो भी प्रश्न आएगा तो आप वो देख लीजिए, ये बात मान के चलिए कि इन्हीं पॉइंट से आएगा, क्योंकि मैंने महत्वपूर्ण जितने भी बिंदु हो सकते थे भवानी प्रसाद मिश्र से जुड़े हुए, उनका मैंने संकलन इसमें किया हुआ है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो सही लग रही हो तो कृपया लाइक कीजिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को और ग्रुप में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।